हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। आइए अब डिस्कस करते हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक फाइल हैंडलिंग पढ़ने से पहले आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए होंगे। तो पहले उन्हीं प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं और उसके बाद समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग को यूज करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बिना फाइल हैंडलिंग के भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको लगेगा कि अगर हम फाइल हैंडलिंग को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम का जो इंप्लीमेंटेशन अप्रोच है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखा जो कि आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड को स्टोर करने के लिए आप क्या लिखते हैं, सोर्स कोड को स्टोर करने के लिए आप जो एक्सटेंशन यूज करते हैं वो होता है .c। ठीक है, तो आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए आपने क्या किया होगा, मेन फंक्शन या जो भी अदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उन सबको ग्रुप करके एक फाइल बनाया, उस फाइल में सोर्स कोड को स्टोर किया। अब उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो कहां डिस्प्ले होता है, कंसोल पर। इट मींस जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो उसका रिजल्ट कंसोल पर जाता है, या प्रोग्राम को किसी इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो कंसोल से प्रोग्राम तक पहुंचता है। तो मैंने यहां लिखा इनपुट और आउटपुट, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कंसोल इनपुट भी प्रोवाइड कर सकता है और आउटपुट भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा डीप में समझें तो आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, आपने अपना लैपटॉप शट डाउन किया, आपने अगले दिन आकर अपना लैपटॉप ओपन किया, तो क्या कंसोल पर जो भी इनपुट आउटपुट डिस्प्ले हुआ था वो अभी भी अवेलेबल होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। बिकॉज जो कंसोल है वो एक टेम्पररी लोकेशन होता है जहां पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब तो डेटा प्रिंट हो जाएगा, बट एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपने कोई दूसरा प्रोग्राम रन किया या सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाती है और उस पर कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। बट जो सोर्स कोड है वो स्टोर्ड रहता है क्योंकि उसको एक फाइल में हमने स्टोर किया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा वो तो सेव्ड है, बट वो जो इनपुट आउटपुट जनरेट करता है वो कहीं पर भी स्टोर्ड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपना जो इनपुट है या जो आउटपुट है उसको भी स्टोर करें। तो उसके लिए आप अपने प्रोग्राम को लिंक करेंगे एक फाइल से और आपका जो इनपुट आउटपुट है वो अब इस फाइल में जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड ये जो फाइल आप क्रिएट करेंगे ये फाइल आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर जाकर स्टोर होगी। तो इनपुट फाइल से रिसीव होगा, प्रोग्राम के पास जाएगा, आउटपुट प्रोग्राम जनरेट करेगा जो कि फाइल के पास जाएगा। कंसोल इज टेम्परेरी, फाइल इज परमानेंट। फाइल इज परमानेंट एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन हार्ड डिस्क। तो आप कभी भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास में डेटा अवेलेबल होगा जिसको आप इस प्रोग्राम में प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो फाइल में स्टोर किया और वो फाइल किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट का काम करे, ये भी पॉसिबल है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो कंपल्शन नहीं है। हम अगर फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करते हैं तो भी हम अपने प्रोग्राम्स को रन कर पाएंगे जैसा आपने आज तक किया। बट अगर फाइल हैंडलिंग को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एक बार तो डेटा मैनेज कर पाएगा, बट अगली बार आपके पास पुराना डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आपको फिर से नया इनपुट देना होगा और नया आउटपुट आपके पास अवेलेबल होगा। तो रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करें तो रियल टाइम एप्लीकेशन इन तीनों ब्लॉक्स को यूज करती है। रियल टाइम एप्लीकेशन इन तीनों ब्लॉक्स को यूज करती है। तो एक एग्जांपल है ईमेलिंग का। आप ईमेल्स यूज करते हैं, तो ईमेल यूज करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जीमेल। तो जीमेल का कोई कोड लिखा होगा जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके मेल पर एक ईमेल किसी ने भेजा, तो आप क्या करेंगे, ईमेल को ओपन करेंगे। ईमेल ओपन किया तो वो आपको कहां डिस्प्ले होता है,
कंसोल पर। आपने इस ईमेल को पढ़ा और आपने उसका रिप्लाई किया ताकि वो किसी दूसरे पर्सन के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। अब इमेजिन करो कि आपका जो कोड है वो कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंटेड है कि ईमेल स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने उसको रीड किया, जिसको भेजा उसने रीड किया, और जब आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करें या सिस्टम शट डाउन करके रीस्टार्ट करें और वो ईमेल कहीं पर भी सेव्ड ना हो, तो क्या आप उसको दोबारा पढ़ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं सेव ही नहीं है। तो क्या ऐसी ईमेल एप्लीकेशन को आप फ्यूचर में यूज करेंगे जहां ईमेल सेव्ड नहीं है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि स्क्रीन पर दिखने के साथ साथ एक ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो कि जिसके थ्रू जो ईमेल जनरेट हुआ वो स्क्रीन पर दिखने के साथ साथ वो फाइल में या कहीं डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए, जिससे फ्यूचर में अगर मैं सेम ईमेल को फिर से एक्सेस करना चाहूं तो वो कर पाऊं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं डीबीएमएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आप जीमेल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो बैकएंड पर एक डेटाबेस मेंटेन करता है जहां पर आपकी सारी ईमेल सेव्ड रहती हैं। जब भी आप ईमेल ओपन करते हैं तो वो ईमेल आपको कंसोल पर दिखता है, जो कि टेम्परेरी होता है। जब आप लॉग आउट कर देते हैं और किसी दिन जाकर लॉग इन करेंगे तब भी आपको सारे ईमेल्स आपके डेटाबेस में स्टोर्ड मिलते हैं। जो भी ओपन होगा वो कंसोल पर डिस्प्ले हो जाएगा और जो किसी और यूजर को आप सेंड करेंगे तो वो उसके इनबॉक्स में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम बिना फाइल हैंडलिंग के भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन पर तो इनपुट आउटपुट स्टोर्ड रहेगा, बट फ्यूचर में वो अपने को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जितने भी प्रोग्राम्स आज तक आपने इंप्लीमेंट किए हैं, हम उन सारे प्रोग्राम्स में फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट मर्ज कर सकते हैं। कोड सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ हमें रीडिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को एज पर फाइल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। बाकी जितना भी लॉजिक है, चाहे आपने फॉर लूप का लॉजिक अप्लाई किया हो या वाइल लूप अप्लाई किया हो, स्ट्रक्चर अप्लाई किया हो, स्ट्रिंग, पॉइंटर, कुछ भी आपने अप्लाई किया हो, सब कुछ एज इट इज रहेगा। सिर्फ आपको क्या सीखना है कि हम डेटा फाइल में कैसे ट्रांसफर करें या डेटा फाइल से कैसे रिट्रीव करें। तो फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट समझने के बाद अब ये देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग को अगर सी में इंप्लीमेंट करना है तो कौन कौन से नए मेथड्स या स्टेटमेंट्स हमें यूज करने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। तो कैपिटल लेटर्स में आपको एक फाइल वर्ड यूज करना है। इसको आप एज अ डेटा टाइप समझ सकते हैं कि डेटा टाइप है जो कि एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करेगा। तो हमारा जो सोर्स कोड है और जो फाइल हम क्रिएट करेंगे उन दोनों के बीच में लिंक का काम करेगा ये फाइल पॉइंटर। सेकेंड इज एक फंक्शन हमें यूज करना है एफ ओपन, जिसमें हम पास करेंगे नेम ऑफ फाइल और उसका मोड। तो जो फाइल का नेम है वो यहां मेंशन करें, जो आपको ओपन करना है, किस मोड में ओपन करना है वो यहां पे मेंशन करें। तो एफ ओपन फंक्शन के थ्रू आप फाइल ओपन करेंगे और जो फाइल ओपन होगा उसका एड्रेस किसको मिलेगा? एफपी। तीसरा हमें समझना है कि मोड कौन कौन से होते हैं। तो 3 मोड सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आर, डब्ल्यू और ए। तो अगर मैं एफ ओपन का एक एग्जांपल लिखूं तो ये होगा एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन, फाइल का नेम मैंने लिखा test.txt, तो ये एक नोटपैड फाइल है। तो जहां भी आपका कंपाइलर जिस फोल्डर में इंस्टॉल्ड है वहां जाकर ये अपने आप फाइल क्रिएट कर देगा। एंड इस तरीके से आपको मोड यूज करना है। डबल कोट्स में लिखेंगे आर, डब्ल्यू और ए। तो आर का मतलब होता है रीड, फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। इसके लिए फाइल का पहले से होना जरूरी है। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो ओपन करेगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल पॉइंटर में नल रिटर्न कर देगा। सेकंड है डब्ल्यू। डब्ल्यू राइट मोड में फाइल को ओपन करता है, बट अगर फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल भी बना देगा, और अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो उसको इरेज कर देता है ताकि आप नया कंटेंट राइट कर पाए। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि पुरानी फाइल है और डेटा ही रेज हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है। तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपेंड, ए मोड। तो ए मोड क्या करेगा
कि अगर फाइल पहले से बनी हुई है और उसमें कुछ डेटा स्टोर्ड है तो वो उसको भी रखता है और नया डेटा फाइल के लास्ट में ऐड करने की परमिशन देता है। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई सा भी मोड यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कंडीशन की, इफ एफ पी डबल इक्वल्स टू नल, तो अगर फाइल पॉइंटर नल के इक्वल है इट मींस एफ ओपन ने फाइल ओपन करने की कोशिश की बट इट इज अनेबल टू ओपन द फाइल, तो उस केस में आप एक मैसेज प्रिंट करेंगे, अनेबल टू ओपन फाइल एंड एग्जिट। एग्जिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि एक हेडर फाइल है stdlib.h, उसमें अवेलेबल है। और एग्जिट का काम ये होता है कि जब भी प्रोग्राम में एग्जिट स्टेटमेंट आता है तो वो प्रोग्राम को उसी पोजीशन पर या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्मिनेट कर देगा। मतलब एग्जिट के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो रन नहीं होगा, बट एग्जिट को हमेशा इफ और एल्स के साथ लिखें, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने एग्जिट लिखा तो एग्जिट के बाद कुछ भी लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू होगा तो ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, अदरवाइज इफ के बाद जो भी लिखा है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब फाइल पॉइंटर के पास नल है, इट मींस फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हो पाया। देन जो फिफ्थ स्टेटमेंट होगा कि फाइल में डेटा कैसे राइट करें या कैसे रीड करें, तो अभी तक हम स्क्रीन पर डेटा प्रिंट करने के लिए यूज करते थे प्रिंट एफ, अब हम यूज करेंगे एफ प्रिंट एफ। ठीक है, तो फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए आपको एफ प्रिंट एफ को यूज करना होगा। जो प्रिंट एफ था उसको अवॉइड करेंगे। इसमें सबसे पहले फाइल पॉइंटर, देन जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता था %d %f वो, एंड देन वेरिएबल। तो एन वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट ना होकर कहां प्रिंट हो जाएगी? फाइल पॉइंटर, और फाइल पॉइंटर किसी ना किसी फाइल को पॉइंट करेगा तो डेटा उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली स्कैन करने के लिए आप यूज करेंगे एफ स्कैन एफ, फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल यूज करेंगे एम्परसेंड के साथ, क्योंकि स्कैन एफ में भी एम्परसेंड लगाते हैं तो एफ स्कैन एफ में भी यूज करना है। एंड रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइल को क्लोज कर सकते हैं एफ क्लोज के थ्रू, तो उसमें एक फाइल पॉइंटर पास करेंगे। और इन केस अगर आपने एक से ज्यादा फाइल्स ओपन की हुई हैं तो आप यूज कर सकते हैं एफ क्लोज ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में ऐड करने होंगे, जिससे आपको डेटा को स्क्रीन पर शो करने की परमिशन भी मिलेगी और परमानेंटली एक फाइल में स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि फाइल हैंडलिंग में सी में फाइल हैंडलिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या एडिशनल स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे। और अब आगे हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग में सी में फाइल हैंडलिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम लिखना होगा कि इनपुट यूजर से लिया, फाइल में डेटा स्टोर किया, या इनपुट फाइल से लिया और यूजर को डेटा प्रिंट करके दिखाया, तो उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो अब एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एफ पुट सी। और एफ पुट सी जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर सी कैरेक्टर को डिनोट करेगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी भी फाइल में स्टोर करना है तब हम क्या यूज कर सकते हैं? एफ पुट सी। तो इसके लिए सिंपली आपको लिखना है एफ पुट सी, देन जो कैरेक्टर आपको स्टोर करना है वो, एंड फाइल पॉइंटर। तो ये क्या करेगा? सी एच वेरिएबल में जो वैल्यू होगी उसको कहां पे स्टोर कर देगा? फाइल पॉइंटर के अंदर। एंड अगर आपको कैरेक्टर फाइल से रीड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ गेट सी। तो उसके लिए आप लिखोगे सी एच इक्वल्स टू एफ गेट सी एंड फाइल पॉइंटर। तो इस फाइल से डेटा रीड होकर सी एच वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर रीड करते हैं तो आपको एक लूप इटरेट करना होगा। जब तक वो लूप चलेगा एक एक कैरेक्टर रीड होगा, वैल्यू सी एच में स्टोर होगी, एंड देन आपको कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं एफ गेटस और एफ पुटस।
तो सिमिलर टू एफ पुट सी एफ गेट सी, हमारे पास स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के दो फंक्शन है, एफ गेट एस एंड एफ पुट एस। तो अगर हम एफ पुट एस को पहले देखें तो जो स्ट्रिंग आपको राइट करनी है वो, और फाइल पॉइंटर किस फाइल में हमें उसको स्टोर करना है। एंड अगर हम एफ गेट एस की बात करें तो जिस स्ट्रिंग में आपको रीड करना है, देन साइज पास करना है कि कितने कैरेक्टर आपको रीड करना है, एंड एफ पी कि हमें किस लोकेशन से डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स अगर आप यूज करेंगे तो आप स्ट्रिंग को स्टोर भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग को रीड करवा सकते हैं। अब अगर कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बाद अगर हम स्पेसिफिकली नंबर की बात करें तो एफ पुट सी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एफ पुट डब्ल्यू। तो ये है 7th, ये है 8th, और ये बन जाएगा एफ गेट डब्ल्यू। एंड फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर स्टोर करना है तो जो भी नंबर वेरिएबल होगा उसमें डेटा होगा। तो यहाँ नंबर वेरिएबल की वैल्यू फाइल पॉइंटर में चली जाएगी, आपको यूज करना है एफ पुट डब्ल्यू। और अगर इंटीजर रीड करना चाहते हैं तो आप लिखोगे एफ गेट डब्ल्यू, तो फाइल पॉइंटर में जो भी वैल्यू होगी वो नंबर वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप कैरेक्टर, स्ट्रिंग और इंटीजर से रिलेटेड स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक ही फंक्शन के थ्रू सारे ऑपरेशंस प्रोसेस करना चाहते हो तो आप एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ को यूज कर सकते हो। अब रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस के बाद अगर हमें फाइल क्लोज करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं, एक होता है एफ क्लोज और एक है एफ क्लोज ऑल। तो एफ क्लोज सिर्फ एक फाइल को क्लोज करेगा और एफ क्लोज ऑल जितनी भी फाइल्स आपने प्रोग्राम में ओपन की हुई हैं उनको क्लोज कर देगा। तो एफ क्लोज में फाइल पॉइंटर पास किया और एफ क्लोज ऑल में कुछ भी पास नहीं किया, इट मींस वो ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइल्स ओपन है उनको क्लोज कर देता है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आप फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हुए यूज करेंगे। देखते हैं कि डेटा रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस फाइल्स के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं आपको दो प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा। पहले प्रोग्राम में इनपुट यूजर से आएगा और फाइल में स्टोर होगा, ठीक है। दूसरे प्रोग्राम में इनपुट फाइल से होगा और आउटपुट यूजर को डिस्प्ले होगा। तो आप देखेंगे कि हम प्रिंटफ स्कैनफ को भी यूज करेंगे और एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ को भी यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम की। तो मेन फंक्शन, सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा, देन एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल test.txt, एंड फाइल को मैंने ओपन किया W मोड में। क्यों? क्योंकि मुझे डेटा फाइल में राइट करना है। तो यूजर से डेटा रीड होगा और फाइल में डेटा राइट होगा। किस केस में? फर्स्ट केस में। तो इसलिए फाइल को W मोड में ओपन किया। फिर चेक करते हैं कि फाइल सक्सेसफुली ओपन हुआ या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इफ कंडीशन लिखना है। तो आप लिख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड या अनेबल टू ओपन फाइल, वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू प्रिंट, एंड देन एग्जिट। और stdio.h, stdlib.h ये हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करनी है। तो इस तरीके से कंडीशन चेक किया एंड अब मैं लिख रहा हूं printf। तो ये printf यूजर को एक मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर अ नंबर। उसके बाद यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो स्कैनफ रीड करेगा n वेरिएबल में, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वो जो वेरिएबल n में वैल्यू है उसको हमें स्टोर करना है, किसके अंदर? फाइल के अंदर। तो अब आप लिखेंगे f printf फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर किसको डिनोट कर रहा है? इस फाइल को। इट मींस डेटा जो राइट होगा वो test.txt में राइट होगा। देन \n%d और n। तो इस तरीके से जैसे printf लिखते थे वैसे ही f printf लिखा, बट हमें फाइल पॉइंटर एडिशनली इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। एंड आफ्टर दिस आप लिख सकते हैं f क्लोज fp एंड मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यूजर से इनपुट लिया
और उसको हमने फाइल में स्टोर कर दिया। तो अब ये जो फाइल है इसके पास एक नंबर अवेलेबल है। इट मींस अब हम अपना जो सेकंड प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं, जिसमें रीड फाइल से होगा और राइट स्क्रीन पर होगा, जो कि यूजर को विजिबल होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो फिर से मेन फंक्शन, फाइल पॉइंटर, इंटीजर वेरिएबल, देन फाइल ओपन करेंगे। तो अब मैं सेम फाइल ओपन करूंगा test.txt, बट इसका जो मोड है वो अभी होगा आर, रीड मोड। पहले ये था W, तो पहले डेटा राइट किया, अभी डेटा रीड करना है। देन चेक करेंगे कि फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो ऑलमोस्ट जो अभी तक का कोड है वो सेम है, हमने सिर्फ फाइल का मोड चेंज किया। अब हम यहाँ पर मेजर चेंज करेंगे। तो अभी हमने printf scanf से यूजर से इनपुट लिया था, बट उसके प्लेस पर अब मैं लिख रहा हूँ f scanf, फाइल से डेटा रीड होगा, इंटीजर टाइप डेटा है जो कि स्टोर हो जाएगा n वेरिएबल में। तो रीडिंग ऑपरेशन फाइल से हुआ, तो ये वाला पार्ट फुलफिल हुआ। अब राइटिंग ऑपरेशन यूजर के लिए, मतलब जो डेटा हमने फाइल से रीड किया वो यूजर को डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यूज करेंगे printf फाइल कंटेन्स इक्वल्स टू %d और n को मैंने डिस्प्ले किया। तो n वेरिएबल में जो वैल्यू फाइल से रीड होगी वो स्क्रीन पर printf के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगी। एंड इसके बाद आप लिखेंगे f क्लोज fp, जो कि फाइल को क्लोज कर देगा, एंड देन मेन फंक्शन को क्लोज करना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम यूजर से इनपुट कराकर डेटा फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डेटा फाइल से रिट्रीव करके आउटपुट यूजर को शो कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमने फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज किया। अगर फाइल हैंडलिंग नहीं होता तो इन दोनों प्रोग्राम में कोई भी कनेक्शन या रिलेशन आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो अगर एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के लिए एज इनपुट यूज करना चाहते हैं तो आपको इन बिटवीन फाइल्स मैनेज करनी होगी, क्योंकि स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले होता है वो टेम्परेली अवेलेबल होता है, जिसको आप दूसरे प्रोग्राम्स में रीयूज नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, इन दोनों प्रोग्राम्स के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम सी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में जो फाइल हम ओपन करते हैं उसको हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, और आप कहें तो हम दो टाइप की फाइल ओपन कर सकते हैं, एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल। तो मैंने आपको मोड्स बताए थे R, W, A। तो अगर आप इन मोड्स को यूज करते हैं, इट मींस आप फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं? टेक्स्ट मोड के अंदर। अगर आप सेम फाइल को बाइनरी फॉर्म में ओपन करना चाहते हैं ताकि उसका जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म मींस 0-1 की फॉर्म में अवेलेबल हो और वो रीडेबल ना हो, ताकि प्रोग्राम के थ्रू आप डेटा रीड कर पाएं और शो कर पाएं, कोई एंड यूजर डायरेक्टली फाइल को ओपन करके कुछ भी चेक ना कर पाए, तो आप क्या करेंगे? फाइल को बाइनरी फॉर्म में ओपन करेंगे और उसके लिए जो भी मोड है उसके साथ आप बी अपेंड कर देंगे। तो अगर आप R लिखते हैं इट मींस टेक्स्ट मोड में ओपन होगा फाइल, अगर आप RB लिखते हैं इट मींस फाइल किस फॉर्म में ओपन हो जाएगा? बाइनरी फॉर्म में। तो हमने स्टेटमेंट यूज किया था f ओपन, यहां हमने यूज किया था फाइल नेम, एंड मोड को अब आप इस तरीके से यूज करेंगे, R के साथ B और यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीड मोड, रीड बाइनरी, राइट बाइनरी एंड अपेंड बाइनरी। तो बाइनरी का सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट है कि आपका जो साइज है वो कम लगेगा, प्लस फाइल सिर्फ प्रोग्राम ही रीड कर सकता है, नॉर्मल यूजर उस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है तो वो इजीली रीडेबल नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फाइल क्रिएट होती है वो यूजर्स रीड कर पाए तो टेक्स्ट मोड यूज करें, लाइक आप बी को रिमूव कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि एंड यूजर फाइल रीड ना कर पाए, सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू ही रीडिंग राइटिंग मैनेज हो, तो आप फाइल को बाइनरी फॉर्म में भी ओपन कर सकते हैं मोड के साथ W अटैच करके। अब देखते हैं कि W मोड को समझने के बाद अगर आप फाइल के अंदर जो डेटा पहले से है उसको सेव करते हुए नया डेटा भी राइट करते हैं, मतलब डेटा अपेंड करना है, तो वो कैसे होगा।
तो एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग में लिखूंगा जो W और A दोनों मोड्स को यूज करते हुए बताया जाएगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे यूजर से नंबर्स इनपुट कराने हैं, ठीक है, और मैं प्रोग्राम को कितनी भी बार रन करूं मुझे पुराने नंबर्स भी अवेलेबल होने चाहिए फाइल के अंदर और नए नंबर्स भी अवेलेबल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो W मोड यूज करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा और A मोड यूज करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, वो दोनों अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मेन, देन कैपिटल लेटर्स में फाइल, देन एक पॉइंटर डिक्लेयर किया FP, देन फाइल को ओपन करते हैं। तो अभी मैंने मोड यूज किया है W, ठीक है। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं N जिसमें डेटा रीड होगा। उसके पहले इफ कंडीशन की फाइल पॉइंटर अगर नल है तो हमें प्रिंट करना है फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसके बाद एक printf, एंटर अ नंबर, scanf %d %n। अब इस n वेरिएबल में जो वैल्यू आई वो मुझे फाइल में स्टोर करनी है, तो मैं यूज करूंगा fprintf fp %d n, और चाहे तो यहां /n भी लगा सकते हो, देन fclose fp, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आपने पहली बार रन किया तो आप एक नंबर एंटर करेंगे वो फाइल में जाएगा। सो लेट सपोज ये अपनी फाइल .txt मैंने एंटर किया 5, तो 5 यहां जाके स्टोर हो जाएगा। W मोड है, जैसे ही प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे फाइल W मोड में ओपन होगा तो उसमें जो पहले से कंटेंट अवेलेबल है वो इरेज हो जाएगा और जो नया नंबर आप टाइप करेंगे वो जाकर स्टोर होगा। तो इट मींस डेटा ओवरराइट हो रहा है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा, पुराना सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हमें डेटा को अपेंड करना है। तो इन प्लेस ऑफ W आप क्या यूज करेंगे, A मोड। तो A मोड में क्या होगा, आप प्रोग्राम रन करते जाइए, जितनी बार रन करेंगे पुराना डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फाइल में डेटा अपेंड करना है तो आप W के प्लेस पर A मोड यूज करेंगे। W ओवरराइट करता है, A अपेंड करता है, जिससे पुराना डेटा भी स्टोर रहेगा। So after explaining file handling programs, now I am going to demonstrate them. तो मैंने आपको दो प्रोग्राम बताए, पहले में हमने यूजर से इनपुट लिया और फाइल में डेटा स्टोर किया, और सेकंड प्रोग्राम में फाइल से डेटा इनपुट किया और यूजर को डिस्प्ले किया। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम में यूजर इनपुट करेगा डेटा और फाइल में डेटा स्टोर होगा। तो stdio.h, देन conio.h, then stdlib.h for exit, then void main। अब void main के अंदर सबसे पहले फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं fp, then इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n। अब फाइल पॉइंटर फाइल ओपन करेगा, तो अभी मैं फाइल का नेम देता हूँ test.txt और इसका मोड मैंने दिया W क्योंकि मुझे डेटा राइट करना है। फिर मैंने इफ कंडीशन लगाया, इफ fp डबल इक्वल्स टू नल, तो इसके अंदर printf में लिखा फाइल नॉट फाउंड एंड exit 1। एंड अगर फाइल पॉइंटर में नल नहीं है तो इफ कंडीशन फॉल्स होगा और उसके बाद जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, देन printf। तो अब यूजर से इनपुट लेना है तो एंटर अ नंबर, ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो scanf के थ्रू n वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हमें fprintf को यूज करके उस नंबर को फाइल में ट्रांसफर करना है। तो मैंने fprintf यूज किया जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं, fp, %d और n, और उसके बाद fclose fp, फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें
CLR SCR यूज करते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, गेट CH यूज करते हैं स्क्रीन होल्ड कराने के लिए, बट स्क्रीन पर कोई आउटपुट शो नहीं होगा क्योंकि आउटपुट फाइल में जाएगा, बट फिर भी हमने गेट CH लगा दिया ताकि स्क्रीन होल्ड हो जाए। हम इसको रन करते हैं तो एक नंबर एंटर करना है, सपोज मैंने एंटर किया 10, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, आउटपुट फाइल में स्टोर हो चुका है। अब उसको ओपन करने के लिए जाएंगे, फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप कर दीजिए *.txt। तो जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स है वो शो करेगा। अपनी फाइल का नाम था टेस्ट, तो मैंने test.txt लिखा, तो आप देख सकते हैं फाइल ओपन हुआ और उस फाइल में 10 स्टोर्ड है। तो इस तरीके से फाइल मेन्यू में जाकर ओपन में अगर आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो ये अपना पहला प्रोग्राम था। अब मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करूंगा, जो फाइल अभी हमने बनाई है उससे डेटा रीड करेंगे। इफ कंडीशन सेम रहेगा, अब हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, तो मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को डिलीट कर रहा हूं। तो अब इनपुट आएगा फाइल से और वो n वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा एंड देन उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो फाइल कंटेन्स इक्वल्स टू %d_n, तो n वेरिएबल में जो इनपुट है वो फाइल से आएगा और वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो आप देखेंगे कि आपको जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे तो स्क्रीन पर सिर्फ एक आउटपुट शो होगा, फाइल कंटेन्स इक्वल्स टू दिस। आपको ना तो कुछ इनपुट करवाना है क्योंकि इनपुट ऑलरेडी फाइल में स्टोर्ड है जो वहां से रीड हो जाएगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं फाइल कंटेन्स इक्वल्स टू 10 ऑटोमेटिकली प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें फाइल में डेटा स्टोर किया और दूसरे प्रोग्राम में फाइल से डेटा इनपुट करवाया। और इस प्रोग्राम को जब हम इस कंपाइलर को क्लोज कर देंगे या आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और फिर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब भी आपको 10 एज इट इज अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइल हैंडलिंग के और भी प्रोग्राम्स आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके डेटा को परमानेंटली फाइल में स्टोर कर सकते हैं और किसी दूसरे प्रोग्राम में उसको रीड भी कर सकते हैं। सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पहले इंप्लीमेंट करने से पहले समझते हैं होता क्या है। तो आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं आपने देखा होगा स्टार्टिंग हम करते हैं मेन से, और मेन के पैरेंथेसिस के अंदर अभी हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि बिना स्कैनएफ के आपको कुछ इनपुट करवाना है, नॉर्मली हम मेन इस तरीके से लिखते हैं और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ब्लैंक होते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको स्कैनएफ के थ्रू इनपुट नहीं करवाना है, आप चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन करें तो हम खुद से इनपुट करें और वो बिना स्कैनएफ के आपके प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इट मींस आपको जो प्रोग्राम है वो कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना पड़ेगा, आपको इनपुट्स भी वहीं से प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो इनपुट स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे मेन का पैरेंथेसिस। तो यहां पर हम एक वेरिएबल यूज करते हैं इंट argc। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है बट रेलिवेंस के पर्पज से अभी हमने यूज किया argc। इट मींस आर्ग्यूमेंट काउंट, कि हम कितनी वैल्यूज पास कर रहे हैं ये उसको ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। एंड एक कैरेक्टर array of pointer argv, तो इसका फुल फॉर्म होगा आर्ग्यूमेंट वैल्यूज, राइट। तो हमें मेन के अंदर ये दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जब आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे तो काउंटिंग इस वेरिएबल में होगी और वैल्यूज इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, हम चाहे तो इसको इधर भी लगा सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जावा में हम इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं बट प्रोग्रामिंग के अंदर आपको इस तरीके से, सी प्रोग्रामिंग में इस तरीके से मेंशन करना है। तो argv ब्रैकेट कैरेक्टर पॉइंटर इसका डेटा टाइप हुआ। देन अब जो मेन फंक्शन का डेफिनेशन होगा उसके अंदर argc और argv को यूज करते हुए आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो अब जो प्रोग्राम अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे वो होगा सम ऑफ टू नंबर्स। और आप देखेंगे कि मैं प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी स्कैनएफ को यूज नहीं करूंगा बट फिर भी ये प्रोग्राम इनपुट रिसीव करके दो नंबर्स का सम करेगा।
तो सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए बी सी। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, तो फॉर एग्जांपल प्रोग्राम का नाम है sum.c, तो सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा और उसके बाद अब अपने नंबर्स। सो फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया 5 और 10, तो इट मींस टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए 3, तो argc वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एंड ये तीनों वैल्यूज इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो argv एक एरे बनेगा जिसके 0 इंडेक्स पर होगा sum.c, जिसके 1 इंडेक्स पर होगा 5 और जिसके 2 इंडेक्स पर होगा 10। और आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप है कैरेक्टर पॉइंटर। इट मींस ये जो वैल्यूज हम यहां पर पास कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग यहां पर जाकर स्टोर हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर पास किया है ये स्ट्रिंग फॉर्म में अवेलेबल है, हमें इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करेंगे a to i। ये फंक्शन होता है अल्फा न्यूमेरिक टू इंटीजर। जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है अगर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो ये लिखते हैं, देन आप लिखेंगे argv1। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स पर तो फाइल का नाम है, वैल्यू कौन सी इंडेक्स पर है 1 इंडेक्स पर, इसलिए हमने लिखा argv1। देन b इक्वल्स टू a to i argv2। तो इस तरीके से जो स्ट्रिंग में नंबर्स थे उनको हमने एक्चुअली नंबर में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो c इक्वल्स टू a प्लस बी एंड प्रिंट एफ के थ्रू आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को टर्बो सी में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट है डॉस के थ्रू उसको रन करेंगे और जहां भी आपका ये प्रोग्राम सेव है उस लोकेशन पे पहुंचना है। देन जिस नाम से प्रोग्राम को सेव किया वो .c वो लिखना है। देन फर्स्ट और सेकेंड आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है और आप जब उसको रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट पर उन दोनों नंबर्स का सम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से मेन के पैरामीटर्स के थ्रू हम कमांड प्रॉम्प्ट से आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए वो कमांड प्रॉम्प्ट से पास होते हैं और उनको रिसीव करने के लिए मेन फंक्शन का पैरेंथेसिस हमें यूज करना होता है।